नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 25 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 26 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में प्रश्न मैंने पूछा था 1857 का जो विद्रोह है वो निम्नलिखित में से कहाँ जो है वो शुरू हुआ था। चार ऑप्शन थे आपके, बंगाल, मेरठ, दिल्ली या पंजाब। आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरठ जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से जो है वो शुरू हुआ था, और ये जो है वो सैनिक विद्रोह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कुछ भारतीय सैनिक थे जिन्होंने कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया था। इसमें गाय की और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। तो आप कह सकते हैं ये सबसे प्रमुख कारण था 1857 का विद्रोह या उसकी क्रांति का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम इस वीडियो के प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है उसका युग कौन सा है। मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी गुप्त जो है वो सही हो जाएगा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी है या नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है वो 5वीं शताब्दी में जो है वो गुप्त वंश के शासक जिनका नाम था कुमार गुप्त, उसने जो है वो की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अगली बार ऑप्शन में आपको वंश ना देकर डायरेक्ट राजा महाराजा का नाम इस टाइप से पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे आंतरिक गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन जो है वो सही हो जाएगा। तो जो नाइट्रोजन है ये वातावरण में पाई जाने वाली जो गैस है उनकी सबसे निचली परत होती है, और ये पृथ्वी के धरातल से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर जो है आपको देखने को भी मिलती है। तो आपका वायुमंडल की सबसे आंतरिक गैस में आपका नाइट्रोजन जो है वो आ जाएगी। देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न की सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर राज्यपाल आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनसे संबंधित दो आर्टिकल आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने, एक तो 157 आर्टिकल जिसमें राज्यपाल की जो कौन कौन सी योग्यताएं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की जो है वो आयु पूरी कर चुका हो, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक जो उपक्रम है उसमें किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य हो। तो ये सभी जितनी भी योग्यताएं हैं ये आपकी आती हैं आर्टिकल 157 यानी कि 157 में। इसके साथ साथ एक और आर्टिकल होता है, वो होता है आर्टिकल 155। ये आर्टिकल क्या कहता है राज्यपाल के संबंध में, इसको भी समझिए। तो इसमें आती है राज्यपाल की नियुक्ति। अब प्रश्न ये उठता है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वो की जाएगी, किंतु वास्तव में जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पे की जाती है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं चौथा प्रश्न कि प्रथम पेशवा कौन था। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या नारायण राव। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है प्रथम पेशवा जो है वो कौन था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ जो है वो 1713 में पहले पेशवा जो है वो बने थे, और पेशवा मराठा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली माने भी जाते थे। तो बालाजी विश्वनाथ ध्यान रखिएगा प्रथम पेशवा थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब इसके बारे में सारी चीजें जानते हैं। तो कौन सा आर्टिकल इनसे संबंधित है? तो आर्टिकल 76 यानी कि 76 आर्टिकल संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार जो भारत सरकार है उसको कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए जो राष्ट्रपति है वो अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी के नाम से भी जानते हैं, उसकी नियुक्ति जो है वो करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको एकदम रट लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से सुपर टेट, सी टेट हर जगह जो है वो पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी है। इसके अलावा बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता है रखने वाला किसी भी व्यक्ति को जो अटॉर्नी जनरल वो जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अराजकतावाद, सत्तावादी, राजशाही या लोकतंत्र। आई थिंक इस टाइप से प्रश्न इससे पहले भी पार्ट में यानी कि जो इससे पहले के जो पार्ट देखे उसमें पूछा जा चुका है, मैंने वहां पर बताया भी था, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमा कर जो है वो पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राजशाही बिल्कुल सही हो जाएगा। राजशाही आप में देखते हैं कि इसमें जो व्यक्ति उत्तराधिकार है उसके माध्यम से एक जो शासन है वो दूसरे शासन में जाता है। जैसे कि आप देखते हैं राजा का जो पुत्र है वो राजा बन रहा है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया है कि किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, तो ये आपका राजशाही कहलाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा के बाद सातवां प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो हमेशा लेकर आता रहूं। तो प्रश्न क्या है आपका सातवां कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राज्यसभा का सभापति जो है वो कौन होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में जो राष्ट्रपति है उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है उसका पद जो कार्यकारिणी है उसमें दूसरा सबसे बड़ा पद जो है वो होता है। वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं? तो श्री वेंकैया नायडू जो है वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर विद्यमान है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां कि प्राचीन काल में जो लोग पृथ्वी पर रहते थे उनको क्या कहा जाता था? किसान कहते थे, शिकारी कहते थे, कुशल श्रमिक कहते थे या व्यापारी कहते थे? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है प्राचीन काल में जो लोग पृथ्वी पर रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी शिकारी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग आप कह सकते हैं 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहले शिकारी जो है वो रहते थे, जो कि जंगली जानवर या जो पक्षी हैं उनका शिकार करते थे और फल, जड़े, बीज आदि एकत्रित करके अपने जो भोजन है उसकी व्यवस्था करते थे। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में जो लोग पृथ्वी पर रहते थे उन्हें शिकारी जो है वो कहा जाता था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न नवा। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है या विधि मंत्रालय के पास है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी संसद जो है वो सही हो जाएगा। और भारत के संविधान द्वारा यदि बात करें तो उच्चतम जो न्यायालय यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई जो व्यवस्था थी उसमें एक जो है आपका न्यायाधीश और 7 जो है वो अन्य न्यायाधीश जो है उनको अधिनियमित जो है वो किया गया था। और इसकी संख्या को बढ़ाने का जो जिम्मा है वो संसद को सौंपा गया था। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि इसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। भारत के एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते समय व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसका सदस्य होना अनिवार्य है? लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद के किसी भी सदन का या ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत के एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते समय व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसका सदस्य होना अनिवार्य है?
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा है कि भारत के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते समय उस समय की यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें क्या होता है, या इसकी शपथ को लेते समय ऐसा जरूरी नहीं होता है कि व्यक्ति कोई भी सदन का सदस्य हो, उसे 6 महीने के अंदर सांसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो आप कह सकते हैं कि उस समय, यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया, शपथ लेते समय व्यक्ति को किसका सदस्य होना अनिवार्य है, तो ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा। यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया होता कि जो व्यक्ति है वो कैबिनेट मंत्री के रूप में इतने समय से कार्यरत है, फिर उसमें ऑप्शन यदि पूछे गए होते तब आपका ना तो लोकसभा वाला ऑप्शन कट जाता, तब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टिक करते। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 11वां, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। भारत में जो राज्य विधान पालिकाएं हैं उनका उच्च सदन आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विधान पालिका परिषद। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, उसको ध्यान से समझिए। देखिए कुछ राज्य हैं, मैं यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम बता रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख भी देता हूँ साथ में। एक आपका बिहार हो गया, एक आपका मध्य प्रदेश है, इसी प्रकार आपका कर्नाटक है, इसी प्रकार आपका महाराष्ट्र है, इसी प्रकार आपका तमिलनाडु है और इसी प्रकार आपका उत्तर प्रदेश है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये जितने भी आप यहाँ पर राज्य देख रहे हैं, इन सभी राज्यों में विधानमंडल जो है आपकी, उसके 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। मैं सारी चीजें एक बार रिपीट करूंगा ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए। तो सभी राज्यों में जितने भी यहाँ पर लिखे हैं, इनमें विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक आपका उच्च सदन होता है, एक आपका निम्न सदन होता है। तो जो उच्च सदन होता है उसी को हम कहते हैं विधान पालिका परिषद, या कह सकते हैं विधान परिषद। और प्रश्न में आपका क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है, तो आप कह सकते हैं विधान पालिका परिषद। अब यही प्रश्न पूछ लिया गया होता राज्य विधान पालिकाओं का निम्न सदन कौन होता है, तो इसी का जो निम्न सदन होता है उसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, परंतु दिया होता तो आपका सही होता। और इन राज्यों को छोड़कर जितने मैंने यहाँ पर राज्य बताए, इनको यदि आप हटा दें तो जो बाकी राज्य होते हैं वहां पर जो है, यानी कि जो शेष राज्य होते हैं कि उसमें केवल एक सदन होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है विधानसभा। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस डिफरेंस समझा। जब इन राज्यों को लेकर बात की जाए या राज्य विधान पालिकाओं को लेकर बात की जाए, तब आपको उच्च सदन और निम्न सदन ध्यान रखना है और इन राज्यों के नाम भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो विधान पालिका परिषद जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। एनसीएफ 2005 में बहुलता मुद्दों के तहत सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा सुझाव है? 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है अलग अलग भाषाओं में एक पाठ्यक्रम जो है उसका प्रकाशन करना। दूसरा कह रहा है प्रासंगिक स्थानीय सामग्री को पाठ्य पुस्तक जो है उनका एक हिस्सा बनाना। तीसरा कह रहा है चर्चा में आम समस्याओं को अधिक से अधिक लाना। तो तीसरा ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि समस्याओं को आप कैसे लाएंगे चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बहुलता मुद्दों को संबंध में यहाँ पर पूछा गया, तो आपका सी तो बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा कह रहा है सभी बोर्ड के लिए एक ही पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्रकाशित करना, तो ऐसा नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि बहुलता मुद्दों के यदि संदर्भ में पूछा गया तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रासंगिक स्थानीय जो सामग्री है, यानी कि जो स्थानीय सामग्री और साथ में प्रासंगिक भी हो, यानी कि पढ़ने योग्य हो, छात्र उनको समझ सकें, उसको पाठ्य पुस्तक जो है उसका एक हिस्सा बनाना, ताकि जो छात्र हैं वो दैनिक जीवन में जो आसपास का वातावरण है उससे चीजों को जोड़कर समझ सकें। तो ये आपका ऑप्शन सबसे ज्यादा जो है वो सही होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के, विधान पालिका के, चुनाव आयोग के, या संघ लोक सेवा आयोग? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका, इन तीनों को समझते हैं। एक एक लाइन में केवल ध्यान रखिएगा सारी चीजों को, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं विधान पालिका के बारे में। तो विधान पालिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। एक लाइन में याद रखिए, केवल विधि निर्माण करने का कार्य होता है विधान पालिका का। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का काम होता है जो विधियां उसने निर्माण करी है विधान पालिका ने, उसका कार्यान्वयन करना। और जो न्यायपालिका है इसकी बात करें तो ये जो प्रशासन है उसकी देखरेख या विवाद होते हैं उनका फैसला, विधियों की व्याख्या, ये सभी काम यानी कि न्याय संबंधी सभी काम, नाम है जैसा वैसे आप समझ सकते हैं, वो न्यायपालिका जो है वो करता है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उसके अलावा प्रधानमंत्री, ये सभी आते हैं। तो यदि आपको ये ना पता हो कि कौन किसके अंडर में आता है तो आप ये सोच सकते हैं कि कार्यपालिका में यदि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग आ रहे हैं तो ये न्याय के अंडर में आएंगे या विधि के अंडर में आएंगे। तो आप कहेंगे न्याय के अंडर में हर व्यक्ति आता है, प्रत्येक व्यक्ति आता है, तो आपका न्यायपालिका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसे सोच सकते हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। आई होप आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। प्रश्न कह रहा है ग्रेट भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों है। इस प्रक्रिया के कारण हम सोचते हैं और संलग्न होते हैं, भागते हैं, उम्मीद करते हैं या खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। एक तरीके से आप पेडागोजी सेक्शन का इसे प्रश्न समझ सकते हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए संलग्न होते हैं, ये जो है आपका सही हो जाएगा। अब कह सकते हैं इस गतिविधि में पुराने और जो नए सीखने के अनुभव है उनको जोड़ा जाता है। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है प्रक्रिया में जो प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक होता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो संलग्न होते हैं, ये आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में सबसे उच्च जो है वो आप किसे रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को, संविधान को, संसद को या धर्म को। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 संविधान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च लगा है तो इसे सर्वोच्च समझ के इसको टिक मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन बी संविधान है ये आपका सबसे उच्च जो है इन ऑप्शन में हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है उसका क्या अर्थ है? बच्चों के अध्ययन की इच्छा को प्रधानता देना, बच्चों के जो अनुभव हैं उनको सक्रिय भागीदारी और आवाज को प्रधानता देना, केंद्र में खड़े होकर अवधारणा को पढ़ाना। तो इस टाइप का ऑप्शन सी तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। डी कह रहा है व्यक्तिगत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए छोटे बच्चों की देखभाल जो है उसके केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो ए बी में से कौन सा सही होगा? तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा ऑप्शन बी सही होगा कि जो बच्चे के अनुभव हैं उनको सक्रिय भागीदारी और आवाज जो है उसको प्रधानता देना, बच्चे को प्रायोरिटी देना सबसे आपका मेन होता है किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। और यही आपसे पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 की राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, भारत का वित्त मंत्री करता है या भारत का उपराष्ट्रपति करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता के संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका अध्यक्ष होता है। और जो योजना आयोग है उसका सचिव भी इसका सचिव होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन कब हुआ था? तो सन भी आपको याद होना चाहिए। आपका 6 अगस्त 1952 में इसका गठन जो है वो हुआ था। 6 अगस्त 1952 में जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका गठन हुआ था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण प्रक्रियाओं के तहत शिक्षक के व्यवहार का हिस्सा नहीं है?
प्रबंधन, निर्देश, योजना या आउटपुट। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है शिक्षण प्रक्रियाओं के तहत शिक्षक के व्यवहार का इनमें से कौन-सा हिस्सा जो है वो नहीं है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आउटपुट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका सामान्य निर्देशात्मक प्रक्रिया से अलग जो छात्र है उसके द्वारा सीखने का एक उपाय के अंतर्गत आता है। शिक्षण प्रक्रियाओं के तहत जो शिक्षक के व्यवहार है उसका हिस्सा जो है ये नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, और मेरी भाषा में कि वीडियो को लाइक भी उड़ाते रहिएगा। इसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली प्रश्न मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड हैं तो उस पे अवश्य ऐड हो जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहें। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी ऐड हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री करता है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, या भारत का राष्ट्रपति जो है वो करता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति जो है वो सही हो जाएगा। और वर्तमान में यदि बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उनको जम्मू कश्मीर जो है उसका पहला उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में इस समय इस पद पर बने भी हुए हैं। और राधा कृष्णा माथुर जो है उनको लद्दाख का पहला उपराज्यपाल बनाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया तो उसके बाद की ये नियुक्तियां हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि लोकसभा की कुल संख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा की कुल संख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती। 545, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 245 और ऑप्शन डी 700। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग ट्राई अवश्य किया करिए। डेली मैं यही कहता हूँ, क्योंकि आप गलत सही जो भी बताएंगे अन्य लोगों के उत्तर देखेंगे, अगले दिन उसका उत्तर देखेंगे, तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो अपना उत्तर अवश्य बताया करिए। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर watching।